नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा सड़क पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग रहे हैं, लेकिन एक बाइनरी सेट की गई। मुसलमानों का एनआरसी सीए को लेकर आंदोलन हो तो वो पाकिस्तान फंडेड है, वो आतंकवादी हैं। शेड्यूल कास्ट ने एससी एसटी एक्ट को लेकर प्रदर्शन किया, मैसिव प्रोटेस्ट था, उसको नक्सलवादी उग्रवादी कहा गया। पिछड़ों की लगातार बिहार से लेकर यूपी में और जहां जहां बीजेपी शासित राज्यों में ये हिंसा हुई, उस पर मीडिया ने कभी चुप्पी नहीं खोला। अब पहली बार 6 साल में आप देखेंगे तो दिल्ली के 3 बड़े जो जो गेट हैं, जहां से दिल्ली का जो बॉर्डर है वो हरियाणा से लगता है और यूपी से लगता है, और तीनों बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर और गाजीपुर में 70 किलो 75 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक के लोग किसान बैठे हुए हैं। इस बार किसानों में ओबीसी की वो तमाम जातियां हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, सिख समुदाय के लोग हैं और पटेल हैं। मीडिया ने फिर कोशिश की कि इसको खालिस्तानी बता दिया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो क्या इस आंदोलन से, किसानों का जो आंदोलन है उसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या आगे लोग जो डर बैठा दिया गया था जेल में डालने का, उसको वो लोग तोड़ पाएंगे? मेरे साथ वो तमाम 4 चेहरे हैं जिसको लगातार आप मेरे नेशनल दस्तक पर देख रहे हैं, हमारे नेशनल दस्तक पर। ये वो लोग हैं जो लगातार, जब जेल भेजे जा रहे हैं लोग, तो लगातार पिछले 6 साल से बात कर रहे थे। अब क्या स्थितियां बदलेंगी, इसका सोशल इंपैक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? सुधांशु हैं, किसान परिवार से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सूरज मंडल साहब हैं, किसान परिवार से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर रतनलाल सर हैं, वो भी फैमिली किसान परिवार। हम लोग तो शेड्यूल कास्ट को तो किसान भी नहीं कह सकते, उनके पास जमीन नहीं है, मजदूर परिवार, जमीन ही नहीं मेरे पास। मजदूर मेरे पास कोई परिवार से जमीन हैं। नहीं है। लेकिन अनिल जैन साहब जरूर किसान परिवार से हैं, वो हरियाणा से भी हैं। आज हरियाणा में खाप ने भी ऐलान किया, तो कैसे ये लोग देख रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये बहस बहुत अहम होगी कि आपको पता चलेगा कि आने वाले 4 साल में दरअसल क्या होगा इस देश में। अनिल जैन साहब, क्या लग रहा है जो किसानों का प्रोटेस्ट है, इसको कैसे देख रहे हैं? सरकार ने गड्ढा खन दिए, कैनन चलाए, लेकिन 3 महीने से लगातार चल रहा था और वो दिल्ली तक पहुंच गए हैं। सरकार बैकफुट पर है या इसको भी वो मैनेज कर ले जाएगी? देखिए, किसान जो आंदोलन अभी जो है पंजाब और हरियाणा का जो किसान है, उसको पिछले 20-30 साल में इन्होंने जातियों में बांट के रखा। जब से ये मंदिर का आंदोलन चला ना, तब से इन्होंने आपस में सब तमाम ओबीसी और किसान जातियों को, किसान आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन अब की बार ये जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है, और मेरा गांव तो टिकरी बॉर्डर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे है हरियाणा में। मेरे गांव से भी 15 लोग ऐसे हैं जो टिकरी बॉर्डर पे आके इस समय बैठे हुए 24 घंटे। और मेरे गांव का जो बच्चा बच्चा है वो इसके प्रति जागरूक हो चुका है। और जो पंजाब का किसान है, बहुत योजनाबद्ध तरीके से आया है। वहां पे गांवों में, हमारे गांव में भी पंचायत होती है हर रोज इस मुद्दे को लेकर के। पंजाब के गांव में जो पंचायतें हुई, उसमें सबने तय किया कि हर ट्रैक्टर के साथ 2 ट्रॉली जोड़ी जाएंगी। 2 ट्रॉली इसलिए जोड़ी जाएंगी कि एक ट्रॉली में तो जो जिन लोगों ने संघर्ष करना है वो लोग जाएंगे, और दूसरी ट्रॉली में उनका राशन पानी होगा। यानी वो 6 महीने का राशन बांध करके अपने पास आए हैं। वो ऐसे नहीं जैसे जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भाई गिरफ्तारी हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। वो 6 महीने के संघर्ष के लिए तैयार होकर के आए हैं। और पंजाब का जो किसान है वो इसमें कोई शक नहीं कि अगुआ है, एक हरावल दस्ता है, वैनगार्ड बोलते हैं हम किसानों का। तो ये भी एडवांटेज है हरियाणा पंजाब के किसानों को कि दिल्ली के ये नजदीक है। तो दिल्ली के जो 250-200 किलोमीटर के चारों ओर एरिया में जो किसान रहता है, उसके लिए बड़ा आसान है बॉर्डर पे आना। मतलब ट्रैक्टर एक बार ट्रॉली जोड़ी तो आप 5-7 घंटे में दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच जाते हो। जो दूर का किसान है, मान लीजिए कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, उसको थोड़ी दिक्कत होती है आने में यहाँ पे। तो ये आंदोलन मैं समझता हूं कि ये पहली बार ऐसा है कि जो रियल चैलेंज है, मोदी और अमित शाह को पहली बार असली चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। और ये चैलेंज कितना जबरदस्त है, आप एक चीज का अंदाजा लगाइए कि लोग बाग केंद्र में मंत्री बनने के लिए सब तरह के समझौते कर देते हैं।
लेकिन अकाली दल जो ऑलरेडी सरकार में था उसने इस्तीफा दिया, तो वो पागल नहीं है, वो तो आपको पता है किस तरह के लोग हैं। बादल परिवार तो पूरा जिसको कहते हैं करप्ट है, पैसा कमाना चाहता है। लेकिन जब उसने देखा कि किसानों का क्या वो आंदोलन कितना जबरदस्त आंदोलन है, तो वो मजबूर हो गए त्याग पत्र देने के लिए। उन्होंने कोई खुशी से नहीं दी। आज एक और किसान नेता बेनीवाल ने कहा कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। रतन लाल सर, ये कैसे देख रहे हैं आप इस आंदोलन से? जो जेल में भेजने वाला जो प्रक्रिया थी, जो डराया जा रहा था, वो खत्म होगा, इसका क्या सोशल इंपैक्ट होगा? और जो लगातार पिछले 6 साल में SC ST और माइनॉरिटी यही 3 लोग आंदोलन कर रहे थे और मीडिया इनको बदनाम करती थी, वो एक डर खत्म हो जाएगा और लोग जिस तरह से सिंपैथी मिल रही है किसानों की, ये एक परसेप्शन बनेगा कि नहीं, ये सरकार और मीडिया सबको फंसाती रहती है। चलिए, सबसे पहले आज तो प्रकाश पर्व है, इसकी बधाई सब लोगों को, और उत्सव मनाना चाहिए। अंधेरा के बाद प्रकाश आता ही। मैं पंजाबी नहीं जानता, लेकिन दुनिया के तानाशाहों के लिए गुरु गोविंद सिंह ने एक पंक्तियां लिखी थी, और वाणी जो है मैं कोशिश करता हूँ एक बार मैं पढ़ दूं उसको, और अगर टूटी फूटी भाषा होगी तो क्षमा करेंगे, मेरे सारे जो सुनने वाले वही क्षमा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है उसका कनेक्शन भारत के संविधान से है, इसीलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नाल इक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। समझ रहे बात? जी, मोटामोटी समझ गए। अब भारत का संविधान कैसे शुरू होता है? हम भारत के लोग, एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर इस भारत में, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने ऐसे तानाशाहों के लिए उस संविधान में ही व्यवस्था करके रखी थी, तो हम लोग कहाँ 6 साल से डर रहे हैं जेल जाने से और कुछ होने से, लगातार बोल ही रहे हैं ना। अब आइए आते हैं दूसरी बात कि हम लोग लगातार 6 साल से, आप अपने वीडियो रिकॉर्ड्स चेक कर लें, कह रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, लोकशाही खतरे में, लगातार ये बात कह रहे हैं। तो शायद हमारे बहुत सारे साथियों को ये बात समझ में नहीं, अमूर्त है ना, एब्स्ट्रैक्ट है कि संविधान खतरे में कैसे हो जाए। तो संविधान और देश, बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कहा था संविधान सभा में कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके लागू करने वाले लोगों के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर संविधान अच्छा है, लागू करने वाला बुरा है, तो संविधान बुरा होगा। संविधान अगर बुरा है तो लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा होगा। अब संविधान की भाव, संविधान अपने आप में कुछ नहीं है, अगर उसमें उसका पूरा आप नेचर देखेंगे तो क्या है संविधान में? लोगों के व्यक्तिगत अधिकार की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, आजादी, खाने पीने की आजादी, कानून के दायरे में बोलने की आजादी, तमाम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई थी कि जिससे कि भारत देश का विकास हो। और उसका पूरा जो है मॉडल आप देखेंगे वो कहां से आया था? वो आया था इंग्लैंड और यूरोप से आया था, उससे ग्लोरियस रेवोल्यूशन से तमाम ये आया था। अब बीजेपी सरकार है, इनका तो फिलॉसफी आता है मनुस्मृति से, आजादी में कोई योगदान था नहीं। तो जय जवान जय किसान का नारा बदलकर इन्होंने कर दिया जय धनवान। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? एक एक करके देखिए, मैं गिनवाता हूं। नया लेबर लॉ, तो मजदूरों के हकमारी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन प्राइवेटाइज कर देना है। अभी नया कृषक बिल आया, हमारा किसानों का बिल आया है, एग्रीकल्चर लॉ, ये किसानों को बर्बाद करेगा। तमाम ये सब एक एक करके आप उत्तर बिहार के हैं, उत्तर बिहार में एक वहां का टर्म में सुनाता हूँ। लखधरवा बाबा का नाम सुने थे कि नहीं शंभू जी? बच्चे सब डरते थे, जो डरते थे लखधरवा बाबा। दोपहर में माँ कहती थी कि बाहर मत निकलो, लखधरवा बाबा पकड़ के ले जाएगा झूला। तो ये लखधरवा बाबा का सरकार है, देखने में बाबा लग रहा है, लेकिन वो किसको किसको झोला में नापेगा ये पता नहीं है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, और धीरे धीरे संविधान वहीं पे उसके बीच के एक एक पन्ने फाड़ दिए गए। पहले आया दलितों पे आया, फिर मुसलमानों पे आया, रोजगार पे आया, सारा निजीकरण हो रहा है। अब किसानों पे लॉ कुछ नहीं है, सीधा एक ठेठ में समझिए
ये पूरी भारत की जमीन कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे देने की है। और जिस समय संविधान बनाया गया था, उस समय यह था कि कंपनी राज खत्म हो गया है। कंपनी राज, तो हम समझिए ब्रिटिश हुकूमत को कंपनी राज भी कहते हैं। तो ये लोग मान के चल रहे थे कंपनी राज खत्म हो गया, एक वेलफेयर सोशलिस्टिक पैटर्न पे एक राज्य बनेगा जिसमें सबके लिए शिक्षा स्वास्थ्य की धीरे धीरे व्यवस्था होगी। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर में जितने भी डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन एक बात पर दोनों सहमत थे कि भारत को एक आधुनिक और सशक्त राष्ट्र बनाना है। इसी बात का तरीके में अंतर था दोनों। तो ये था पैटर्न। अब जितना जो पूरा विजन था, अब कंपनी राज वापस आ रहा है। इसको वित्तीय साम्राज्यवाद आप कह सकते हैं, समझ गए कि अब जो है अंतरराष्ट्रीय पूंजी के साथ देसी पूंजी का घालमेल है, और दोनों मिलके एक एक मजदूर से भी अब 8 घंटा नहीं 12 घंटा मजदूरी करवाए, हो भी रहा है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हम लोग जहाँ रहते हैं, जाके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से और कर्मचारियों से पूछिए, 8 घंटा काम मिलता है, 12 घंटा काम करता है, तो 12 घंटे काम करवाएगा। आंदोलन का सोशल इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? एक जो डर था लोगों में, वो निकल पाएगा? देखिए, पहले आजादी की लड़ाई देखिए 57 से लेकर 47 तक, पहले राजे महाराजों को दर्द, धीरे धीरे सबको दर्द होना शुरू हुआ। तो पहले तो जब SC/ST एक्ट खत्म हुआ तो लोग आराम से थे कि SC/ST का मामला है। जब मजदूरों का मामला है तो अब धीरे एक एक करके जो है ना, जैसे आप जो दरबे में मुर्गा जब रहता है तो एक कटता है दूसरा दाना चुगता, तो वो स्थिति थी। हम लोग लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि लोकशाही खतरे में है, EVM की वजह से तो है ही, लोकशाही खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन लग रहा था अमूर्त कुछ नहीं। संविधान खतरे में होने का मतलब है लोगों के अधिकारों का खत्म हो जाना। तो एक एक करके सारे अधिकार जितने सब कुछ खत्म हो रहे हैं, सारा निजीकरण हो रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारा कुछ बिक रहा है। तो अब बचा हुआ क्या? तो अन्नदाता सड़क पे है। तो जय जवान जय किसान जब नारा था, अब सोच लीजिए अब जवानों को किसानों से भिड़ाने की तैयारी चल रही है। और बड़ा बढ़िया सुधांशु कह भी रहा था कि रिलायंस ने पहले कहा था कि फ्री में 99 रुपया में देंगे मोबाइल, और पहले चस्का लगाया, जैसे अफीम का युद्ध हुआ था ना, तो वहां अफीम का पहले चस्का लगवाया गया चाइना में। सूरज जी चाइना पढ़ाते हैं, चाय का व्यापार अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में अफीम का उत्पादन शुरू किया। अब वहां ले जाके धीरे 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 चीन को चस्का लगाया अफीम का, पता लगा कि आधा से ज्यादा चीन जो है अफीमची हो गया। समझ रहे हैं बात? तो ये बातें हैं कि पूरा सिस्टम खतरे में है। और सोशल इम्पैक्ट कुछ बदलेगा? आप लोग चूंकि प्रोफेसर हैं, डेफिनेटली हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, चाहे मुसलमानों के खिलाफ, चाहे गाय मांस के नाम पे मारा गया हो, चाहे CA NRC हो, चाहे किसानों का हो, मजदूरों का, जितने अपने वश में है, अपने मेरा जो धर्म है, जो नैतिकता है, मेरा धर्म क्या है? समय के ज्वलंत प्रश्नों पे अपनी बात बेबाकी से रखना। हमें किसी वाइस चांसलर, किसी मिनिस्टर की, किसी की चापलूसी नहीं करनी है। बुद्धिजीवी वो होता है जो अपने समय के ज्वलंत प्रश्नों पे अपनी बात रखे, बेबाकी से रखे, डरे नहीं। अनिल जैन साहब, आप ही से लेते हैं, क्या लग रहा है ये जो किसान जातियां थी, जो मंदिर के नाम पर बीजेपी को ला रही थी, जो वो क्या उसकी समझ बढ़ेगी? हाँ जी, देखिए मैंने जो पिछले दिनों देखा है, काफी समय तक किसान जातियां जो है एक दूसरे से कट सी गई थी। जाट, गुजर, यादव एक दूसरे से कटे कटे से रहते हैं, लेकिन ये एक आंदोलन ऐसा है जो ओबीसी जातियों को एक कर रहा है। और इसमें सिर्फ ओबीसी किसान जातियां नहीं, जो दस्तकार भी हैं, क्योंकि जो पूरी जो कृषि की जो आर्थिक व्यवस्था है, वो ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था कृषि पे आधारित है। तो अगर कृषि की आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी तो जो वहां का रहने वाला मजदूर है, जो खेत में मजदूरी का काम करता है, जो दस्तकार है, जो हल बनाता है, जो और किसान की मदद करता है, उसके भी खुशहाली बेहतर होगी। हमारे गांव से जो खाती बोलते हैं जिनको, जो बढ़ई कास्ट होती है, वो भी 2 आदमी जाकर के टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो तमाम ग्रामीण जातियों को समझ में आ गया है कि अगर ग्रामीण की जो ये कृषि अर्थव्यवस्था है ये कॉरपोरेट के हाथ में बेच दी जाएगी तो तुम सब बंधुआ मजदूर हो जाओगे। जैसे एक टाइम में हम सुनते थे ईंट भट्टे पे बंधुआ मजदूर काम करते हैं, वो हमारे स्वामी अग्निवेश हुआ करते थे, वो जगह जगह जाकर के पूरा परिवार बंधुआ मजदूर हो जाता था। तो वही स्थिति लाना चाहते हैं। इसको कहते हैं 21वीं सदी का मनुवाद। जो पुराना मनुवाद था उसमें जो है झाड़ू बांध देते थे, जंजीर में बांध देते थे, और तरीके होते थे। लेकिन 21वीं सदी में जो मनुवाद आएगा वो ऐसा है कि आपको सर्वहारा बना देगा, बिल्कुल निर्धन बना देगा।
आप इतने खाने पीने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, आपको रोटी भी नहीं नसीब होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य की तो बात छोड़ दीजिए। सूरज मंडल साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। आप तो, आपके पास तो लैंडलॉर्ड फैमिली से रहे हैं, ये किसान, ये सड़क काट देना, क्या लगता है सरकार से सवाल पूछने की प्रक्रिया तेज होगी? और क्या लग रहा है, सरकार रोल बैक कर जाएगी या कोई और? आज तो प्रधानमंत्री ने फिर कहा है बनारस में कि नहीं नहीं, किसानों को बरगलाया गया है, उनको इससे फायदा होने वाला है। ये जो साहब बोलते हैं, इनकी बात को तो मैं समझता हूँ कि ये कॉर्पोरेट की भाषा से बोलते हैं। किसान को बरगलाया गया है तो एक दो किसान नहीं यहाँ क्या? शंभू जी, आपको पता होगा हमारा कॉलेज बहुत नजदीक है जहाँ पे ये लोग जमा है, और ये 16-16 किलोमीटर तक जाम है। तो ये एक दो लोग नहीं है यहाँ। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी भी कहा जा रहा है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इस सरकार को इससे बड़ी चिंता है, क्योंकि इस सरकार को मैंडेट उस तरह का नहीं है। ये मैनिपुलेटिव सरकार है। इन्होंने ईवीएम के रास्ते सत्ता प्राप्त की है। और जब भी लोग जमा होते हैं, जब CA-NRC में जमा हो रहे थे तो इनको चिंता था, भय था, लेकिन वहां इन्होंने इसको मुसलमान और पाकिस्तानी कह के उस चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश की। ऐसा कौम है, मैं जुड़ा हुआ रहूं, में से कई लोग कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो वो किसी जाति और किसी समुदाय में और खालिस्तानी कह देने से क्या इसको रोका जा सकता है? यह एक बहुत बड़ा मुहिम है, और इस मुहिम के माध्यम से इस सरकार को चैलेंज दिया जा रहा है। और ये चैलेंज सिर्फ इस वजह से नहीं है कि 3 कानून जो है वो कृषि विरोधी है। ये चैलेंज इस वजह से है कि ये सरकार जन विरोधी है। यह सरकार जो है सो ऐसे कॉरपोरेट के हाथ में गिरवी है जो निजीकरण के नाम पर देश को लूट रही है। जो इस तरह की सरकार है जिन्होंने आम लोगों को जीना दुभर कर दिया है। और जो दिन रात हम लोग देख रहे हैं कि 2 कॉरपोरेट घरानों की संपत्ति में, चाहे वो नोटबंदी हो या चाहे कोरोना हो, उनकी संपत्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है, लेकिन आम लोग की जिंदगी बदहाल हो रही है। और जो किसान है, जो अभी 2 ही एग्जाम्पल स्टेट्स के हैं, पंजाब और हरियाणा, जो एक समृद्ध किसान माने जाते हैं, और उनको भी उस व्यवस्था पे लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो बिहार और उत्तर प्रदेश में किसानों का हाल है। और मुझे आश्चर्य लगता है शंभू जी, जो हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं और जो बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के वोट की दावेदारी करती है, वो लोग आज चुप लगा के बैठे हुए हैं। और जो आप डर की बात कर रहे थे, डर हम नहीं डर रहे हैं, डर रहे हैं ये राजनेता जो पिछड़े वर्ग, जो किसानों की बात करते थे, आज वो बिल में घुसे हुए हैं। उनको ये बाहर निकल के हिम्मत नहीं है देखने का, क्योंकि वो सभी लोग कहीं ना कहीं ऐसे काम किए हुए हैं जिनसे वो कभी भी जेल जा सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोग ही अब बचे हुए हैं जो लोगों की बात सड़कों पर भी कर रहे हैं। और आपके माध्यम से जो ये वर्चुअल मीडिया है और आप लोगों ने जो एक ऑल्टरनेटिव मीडिया दिया है, उसके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं पुनः विनती करता हूं कि 2 तारीख 2 बजे हम लोगों ने कॉल दी है कि इस कानून को जलाएं। और जितने लोग आज सुन रहे हैं उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है और विनती है कि सरकार को बताएं कि हम ये जो किसान है, ये सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान नहीं है, भारत का बच्चा और जो खास तौर से बहुजन समाज के लोग हैं वो इनके साथ खड़े हैं और इस विरोध में उनके साथ शामिल। सुधांशु, क्या लग रहा है, मीडिया को जिस तरह से लोग चैलेंज, मीडिया को भगा रहे हैं, सोशल मीडिया का जिस तरह से हुआ, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं और धर्म की राजनीति कमजोर होगी, इससे लोग अधिकार के प्रति सजग होंगे, या इसे फिर वैसे ही बस कोई बड़ा चेंज दिख रहा है? जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ 77 का आंदोलन था, मोदी जी के खिलाफ एक सबसे मैसिव आंदोलन इसे देख रहे हैं आप? देखिए शंभू जी, इस आंदोलन को एक मायने में तो सैल्यूट करने का है पूरा। वो ये वजह है, आप देखिए इतना लॉन्ग मार्च करके आए, बार बार उनके लिए हडल क्रिएट किया गया, उसके बावजूद भी, और वो लाखों की संख्या में है, किसानों की तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई है। ये अद्भुत है। इतना डिसिप्लिन, पुलिस वाले को खाना खिला रहे हैं कि और आश्चर्यजनक है। लोग कहते हैं, जैसे हम लोगों को कई बार आपस में मान लीजिए भ्रम हो जाता था कि हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं और हम लोग ज्यादा अच्छे से आंदोलन चला सकते हैं। अहिंसक आंदोलन क्या होता है उसको हम लोग समझते थे, शायद हम लोगों को बताएं।
लेकिन यकीन मानिए किसानों ने सिखाया है इस देश को कि आंदोलन कैसे किया जाता है और कैसे आप शांतिपूर्ण आंदोलन से, अहिंसक आंदोलन से देश का के जो बड़े तानाशाह जैसे लोग भी अगर हैं तो उनको भी आप झुका सकते हो। एक तो ये आप देखिए, उन्होंने जो जिद बनाई थी उनका एक चीज ये था कि मैं तो दिल्ली, मतलब किसानों का कहना था कि हम तो दिल्ली जाएंगे। वो दिल्ली आ गए। उन्होंने ये तय कर रखा था कि हम इनको कोई भी ऐसा मौका नहीं देंगे जिससे पुलिस को कोई बहुत हमारे ऊपर एक मैसिव कार्रवाई करने का अवसर मिल जाए। उन्होंने वो नहीं दिया। अद्भुत तरीके से और अनप्रेसिडेंटेड था, ये आज तक मैंने नहीं देखा कि सरकारें जो है सड़कें खोद रही। जनक को भी समझ में नहीं आया कि 6 महीने का राशन लेके आंदोलनकारी निकले हुए हैं। 6 महीने का आंदोलन और पूरी तैयारी उनकी देखिए ना आप। देखिए कि जिस तरीके का बैरिकेडिंग से लेके और वायरिंग कर देना, गड्ढे खोद देना, वाटर कैनन चलाना और आंसू गैस के गोले, ये लोग भ्रम में थे पुलिस वाले। मैंने पूरा वॉच किया है, चैनल के लोग परेशान हो रहे हैं, पुलिस वाले जो खुद आंसू गैस के गोले चला रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसान ऐसे चल रहा है उसके सामने जैसे लगता है कि उनके लिए कुछ हो ही नहीं रहा। तो एक तरह से उन्होंने प्रूव किया, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हम लोग उनसे सीख रहे हैं कि आंदोलन कैसे चलाया जाए और कैसे शांतिपूर्वक आंदोलन चला के लोकतांत्रिक देश के अंदर। और एक चीज मैं बताऊं, ये अद्भुत चीज है कि उन्होंने लोकतंत्र को फिर से स्थापित किया इस देश में। ये जो आप बात कह रहे थे कि लोकतंत्र में हमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और उस अधिकार को कोई अभी कम से कम भारत में इतना शक्तिशाली नहीं हो गया है कि वो इतना कुचल देगा और इस लेवल तक मतलब ये है डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हैं, कहीं ना कहीं से स्रोत फूट जाएगा। बिल्कुल वही चीज मैं कर रहा हूँ। और मैं लगातार एक सवाल मीडिया वाला मैं आपको आंसर दे देता हूं। मीडिया वाला बताइए। हाँ, जल्दी क्योंकि 10 मिनट है हम लोग के पास सिर्फ। हाँ, तो उसमें क्या है, देखिए वो भी मैं एक चीज कह रहा था, जैसे पीछे कुछ आंदोलनों में मीडिया के प्रति नाराजगी थी तो उसको कई बार जो है थोड़ा सा उग्र रूप में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इस बार मैंने देखा कि मीडिया को जो हटाया जा रहा है, मीडिया के साथ जो प्रतिरोध दिखाया जा रहा है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। वीडियो प्यार से कह रहे हैं कि गोदी मीडिया जी आप कहाँ थे और इतने दिनों से कहाँ नजर नहीं आ रहे थे और ये आज आए हैं। तो ये एक और अनोखी चीज है कि मुझे लगता है कि कितनी अच्छी ट्रेनिंग और कितनी अच्छी समझदारी से वो लोग आए हैं। और दूसरी बात, जो मीडिया में बैठे, जो खास करके जो नेशनल चैनल्स वालों को ये भ्रम हो गया कि उनके इशारे पर पूरी दुनिया चलती है और देश चलता है। तो आज चूंकि किसान और मजदूर अगर इस बात को समझ रहे हैं कि ये गोदी मीडिया है, तो ये उन सबके खुशी की खबर है जो लोकतांत्रिक, इस देश को लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं, इस देश की संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और सबका हक हुकूक बचा रहे हैं। उसके लिए जो लोग एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं, उन सब के लिए अच्छी खबर है कि इस देश की आम जनता, आम किसान, आम मजदूर इस मीडिया की हकीकत, जो ये जो सरकार है, इस सरकार का जो फ्रंट लाइनर जिस समझते नहीं, प्रमुख सेना में से अगर कोई है तो एक मीडिया है, इंडियन खास करके जो टेलीविजन मीडिया है, इनकी सेना का सेना नायक है इन्हें। तो इन सेना नायकों को अगर इस देश की जनता समझ गई ना, तो और जो दिख रहा है इस मतलब लाखों की संख्या में किसान आए हैं और उस बात को समझ रहे, जैसा आप भी रिपोर्ट कर रहे थे कि लोग, उनकी हिम्मत नहीं हो रही उनके बीच जाके कवर करने का। तो ये बहुत सुखद खबर है और ये अच्छी चीज है कि लोग और देश इस बात को समझ रहा है कि एक फौज खड़ी हो गई थी जो सुरक्षा चक्र का काम करती थी कि मोदी साहब कुछ बोल देंगे और उसके लिए छोटा सब लोग इसी सवाल पर सब लोगों से आएंगे। एक ही सवाल है मेरा, क्या धर्म की सवाल रहने दीजिए, जो हम मुझे कहना है सुन लीजिए। एक सेकंड, जो लोग जाए जैसा सुने ना उसका कह लीजिए। धर्म की राजनीति कमजोर होगी, वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ। ठहरिए, जो लोग देशभक्ति का, हिंदू मुसलमान और हर बात पे पाकिस्तान कह रहे, तो उनको भी नौकरी नहीं मिल रही आजकल, समझ गए? उनको भी नौकरी नहीं मिली, तो वही बात समझ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि देखिए, कहते ना शैतान की जान कहाँ है, तो तोते में। इनकी जान जो है निजीकरण में है। हम लोग जो है एजेंडा बनाएंगे कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का संपत्ति का निजी जो है राष्ट्रीयकरण किया जाए। जितने बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, हजारों करोड़, उनका राष्ट्रीयकरण किया। मैं थोड़ी, अम्बेडकर साहब ने भी कहा कि सबको एजेंडा पे लाइए, हम किसी पूंजीपति के एजेंट नहीं, हम जनता के लोग हैं। तो ये लाना पड़ेगा एजेंडा पे, आज ना हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, ये राष्ट्रीयकरण इनका करना बहुत जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए राजनीतिक मर्यादा कितना खराब हुआ है कि अंबेडकर 1938 में पूरा किसानों की एक डेमोन्स्ट्रेशन लेके गए मुंबई में, तो चीफ मिनिस्टर ने डेलीगेशन बुला के बात। हम लोग डूटा की ओर से कई बार जाते थे, तो सुधांशु जानता है कि भाई मिनिस्टर के यहाँ से बुलावा आता था कि बात करेंगे। ये है हमारे यहाँ एक वाइस चांसलर थे दीपक नैयर,
जब डूटा वहां धरना लगाती थी तो वो अपने आके एड्रेस करते थे। वो राजनीतिक मर्यादा होती। ये तो ऐसे लोगों की सरकार है कि इनके शब्दावली में डेमोक्रेसी है ही नहीं। इनके है। आज दिल्ली में किसान है और मोदी जी बनारस में जाके बयान दे तो रहे हैं। बयान देने से क्या होगा? 700 बयान तो अमेरिका में भी दे दीजिए। ये जो है लीला की सरकार है, बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। जितना मीठा मीठा गोल मोल बुलवा लीजिए, कहाँ किसको नौकरी मिल रही है? प्राइवेट ट्रेन चलाए थे, बंद हो गई। ये देश को गर्त में लेके जा रहे हैं। जीडीपी का हाल देख लीजिए। कोई ऐसा मेरा सवाल ऑब्जेक्टिव ऐसा था, क्या धर्म की राजनीति कमजोर पड़ेगी? निश्चित रूप से पड़ेगी ना। धर्म से रोटी तो किसको मिलता है? जिसको मिलता है वही धर्म जो है कमंडल कमंडल करता है। आम जनता को तो रोजी रोटी मजदूरी से मिलता है, खेती से मिलता है। तो कितना दिन तक भजेगा? भक्ति बहुत दिन तक चलता नहीं है। भारत के इतिहास में साहब सुन पा रहे हैं आप? क्या धर्म वाली जो राजनीति अफीम है वो कमजोर कम होगी? आज जाट लोग कह रहे थे कि पेट पर लात है, मंदिर से भी नहीं चलेगा काम। नहीं, राजनीतिक तो बिल्कुल ये दिख रहा है। और आपने कहा बिल्कुल सही बात कि जमींदारी थी एक समय में, और अब जमींदार तो नहीं रहे, लेकिन नए जमींदार को लाकर ये लोगों को एक तरह से गुलाम बना रहे। तो ये बिल्कुल है कि जहां एक और धर्म को बहुत ही महत्व ये लोग देते रहे हैं, दूसरी ओर ये जनता को लूटने का कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो नोटबंदी के नाम पर लूट हो, चाहे वो अभी जो कोरोना फैला उसमें भी इन्होंने लूट की है, निजीकरण के नाम पर लूट कर रहे हैं। तो ये लुटेरों की सरकार है। इस सरकार में ये बात कहना कि धर्म ही सब कुछ है, ये धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। और उस धंधे में अब लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे, जो धंधा से ग्रसित लोग हैं, जिनको एक तरह से टारगेट करके, जिनको उपयोग करके इन लोगों ने सत्ता प्राप्त की थी, अब उनकी आंखें भी खुल रही हैं। वो देख रहे हैं कि यूपी में एक बिल आया है, अगर आप सिर्फ सनातनी हैं, अगर आप सिर्फ हिंदू हैं तो ठीक है, अगर दूसरे धर्म में जाने की कोशिश करेंगे तो 10 साल की सजा होगी। उस पर भी बात करेंगे। जहीन साहब, एकदम छोटा रिमार्क्स, क्या धर्म की राजनीति कमजोर होगी, रोजी रोटी मुद्दा बनेगा? देखिए, पूरे जो देश में जो जगह जगह से लक्षण आ रहे हैं वो ये है कि देश के लोगों को ना इससे ऊब चुके हैं। ये जो धर्म की राजनीति पिछले कई सालों से चल रही है, बिहार के चुनाव में जिस तरह से भी परिणाम आए, और जो भी उसमें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्या हेराफेरियां हुई, लेकिन कम से कम लोगों ने, सबने देखा कि बिहार के एक एक कोने कोने पे बेरोजगारी के नाम पे नौजवान जो कितना उद्वेलित था, कितने जोश में था, कितने गुस्से में था, कितने आक्रोश में था, और किसान जो है पूरे देश का कितना आक्रोशित है, कितना गुस्से में है, ये हम देख रहे हैं। यहाँ धर्म और जाति की, इसमें सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं। सुधांशु, और मीडिया का हनीमून खत्म हो रहा है। हनीमून दौर मीडिया का, टेलीविजन मीडिया का क्लियर कट है। उसमें तो देखिए कहीं से कोई शक शुबा नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए इनका ये खुद भी एक्सपोज हुए। जैसे एक तो मुद्दों को भटकाने का तो था ही। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।